ठीक है, तो सभी उदाहरण को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि प्रश्नावली में किस तरह के प्रश्न दिए हुए, और जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो सवाल हम हल करें उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके जो कि उन प्रश्नों को खुद हल करिएगा, और खुद हल करने के बाद फिर वीडियो को ऑन करिएगा और देखिएगा कि जो हम बता रहे हैं क्या उसी तरह सारे स्टेप आपके सही हैं या नहीं। तो ये काम आपको करना है, ये नहीं कि बस सारी उस हिसाब से तो हम सारे एग्जाम्पल करा दें, फिर सारे अभ्यास के सवाल करा देंगे, तो आप अगर उसको खुद नहीं करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएंगी। चीज़ें ज़्यादा स्टेबल तब होंगी जब आप खुद पहले करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1 कह रही है कि निम्नलिखित संख्याओं को, कुछ संख्याएं हमें दी हुई हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्याएं दी हैं इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन्हें लिखना है, जो कि हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी होती है, तो उसको हम करते हैं। सबसे पहली संख्या सोल्यूशन में हम आते हैं, सबसे पहली संख्या उठाते हैं 140, 140 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसको आप 140। अब डिवाइड करने, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं, जब अभाज्य गुणनखंड कर रहे होंगे तो हमें किससे चेक करना है इनको, तो हमें 2 से चेक करना है, 2 के बाद 3, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर होंगे, उन्हीं से चेक करेंगे। तो 2 से, 3 से, 5 से चेक करेंगे, क्योंकि 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 से चेक नहीं करेंगे। 6 भी नहीं है, तो 4 से हमें चेक लिख लेते हैं पूरा अच्छे से। क्या करेंगे, जो हमें अब इनके अगर अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो पहले हमें तो ये ध्यान देना है कि हमें किन से अब गुणनखंड करना है और किन से नहीं चेक करना है। तो सबसे पहले जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी उन्हीं से करेंगे। 2 से करेंगे, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए इससे नहीं करेंगे। ठीक है, 4 से नहीं करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। 5 अभाज्य संख्या है, इससे चेक करेंगे। 6 अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए इससे चेक नहीं करेंगे। 6 के बाद 7 अभाज्य संख्या, इससे चेक होगी। 8 और 9 यह अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनसे हम चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह 9 के बाद 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 10 से भी नहीं चेक करेंगे। 11 है तो 11 से चेक की जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 12 से चेक नहीं होगी क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 13 है तो 13 से चेक करेंगे हम। 13 के बाद 14, 15, 16 ये सब अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो ये सब अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनसे हम चेक भी नहीं करेंगे। 17 है तो इससे चेक करेंगे। फिर इसी तरह 18 से चेक नहीं की जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं है। 19 से चेक करेंगे हम, 20 से, 21 से, 22 से, इनसे चेक नहीं होगी क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। 23 से चेक होगी। तो हमने 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं वो हमने बता दी है। तो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ना, केवल अभाज्य संख्याओं से ही करेंगे। आप अभाज्य संख्याओं से करेंगे, ठीक है, मतलब 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, ऐसी संख्याओं से हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे? 2 से। अब ये जो सर्च क्वेश्चन दिया है इसमें सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। तो 2 से चेक करेंगे तो 2 से नियम क्या कहता है? 2 से नियम ये कहता है कि अगर कोई किसी संख्या का इकाई का अंक ना, आखिरी अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से कटेगा। तो इसमें 0 है तो 2 से कटेगा। कितनी बार में? 70 बार में कटेगा। फिर ये 0 आ रहा है तो फिर 2 से कटेगा, 35 हो जाएगा। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 5 आ गया लास्ट में, इसमें से कुछ नहीं है, 2 से नहीं कटा। अब 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का नियम क्या है कि अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे 35 लिखा है तो 3 और 5 ऐड करिए, कितना आएगा? 8। अब यह 8 जो है, यह 8 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब 8 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से करेंगे नहीं। 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3 से भी नहीं तो 5। बारी किसकी आ गई? 5 की। मतलब 5 से चेक करेंगे, 7 बार में कटेगा। और 7 अभाज्य संख्या तो खुद से कटेगी। तो इसके क्या हो गए गुणनखंड? 140 के 2 बार 2 आया, 1 बार 5 आया और 1 बार 7। इसका मतलब 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। 5 इस तरह से, ये पावर लगा के इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप हल करिए पहले,
वीडियो को रोक करके, और उसके बाद जो है हम इसको हल कराएंगे। ठीक है, शुरू करिए और देखिए क्या आता है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। अब हम हल करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्या आंसर आ रहा है इसका। तो सबसे पहले लिख लेंगे 156, लास्ट में 6 से 2 से डिवाइड होगा 7, और ये आपका 8। ठीक है, फिर जो है कि ये लास्ट में 8 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9। अब 3 9, अब इसमें जो है 39 है, तो अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे तब। तो 3 से चेक करेंगे तो ये 2 है कि अंक जो है 3 3 से कटी जाएगा, 9 3 से कटी जाएगा, तो पूरा 3 से कट जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 13 बार में कटेगा, और यहाँ 13 जो है 13 से ही कटेगा ना। 13 कैसी अभाज्य संख्या है तो उसी से कटेगी। तो 156 जो है इसका क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13 आ जाएगा। आंसर 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1 × 13 के पावर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको भी आप पहले हल करिए। 3825 है ना, इसको हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि ये अलग दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो 3 है, 8 है, 2 है, 5 है। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगा, तो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 से नहीं होगा। 3 से तो देख लेते हैं, अंकों को इस तरह से काट के चेक कर लीजिए कि हो रहा है कि नहीं। 3 हट गया 3 से, 8 सॉरी 5 है ना। तो अब ये हो जाएगा 5 और 2 7, 8 7 15, टोटली पूरा 3 से कट रहा है जोड़ने पे। तो अगर ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे, एक बार जाएगा, फिर ये जो है आपका 2 बार, फिर ये हो जाएगा 2 बार ले जाएंगे तो बचेगा यहाँ से 2, 22 हो जाएगा। 7 बार जाएगा और फिर एक बचेगा तो 5 बार जाएगा ही। अब फिर 3 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं। तो 1 2 7 5 लिखा, ये दोनों मिला के 3 हो जा रहे हैं, कट जाए 7 5 12 कट रहा है। तो 3 से काटेंगे 4 बार में, फिर 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब देखेंगे ये 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 2 5 है, तो आप जानते हो इसको अगर 4 2 6 है तो कट जाएगा पूरा, लेकिन ये 5 बच जाएगा। नहीं कट रहा है 3 से, अंकों को जोड़ने पे 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद सीधे 5 से चेक करेंगे। 5 के लिए क्या होता है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 है यहाँ पर, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा। 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि जोड़ने पे अंक जो है 3 से नहीं कट रहे हैं, अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा है, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो आप 5 से चेक करेंगे। 5 से चेक करते हैं कैसे, लास्ट में 5 या 0 रहेगा तो कटेगा, तो 5 है तो कटेगा। तो 5 8 40, और फिर 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 50 25 हो जाएगा। फिर अब ये किससे कटेगा, तो अब 3 से कभी चेक नहीं करने जाएंगे। एक बार बड़े नंबर से काट दिए तो अब उसी से वो कटेगा, उससे बड़े से कटेगा या उससे कटेगा। तो ये 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 1 5, और फिर बच जाएगा 3, 5 7 35 हो जाएगा। और फिर ये 17 है, अभाज्य संख्या है तो खुद से कटेगी। तो इसका मतलब 3 8 2 5 की अगर हम बात करें तो 1 2 3 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, और 2 बार 5 आया है, और 1 बार 17। तो ये हो गया 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, और ये 17, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन चौथे को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5005 है। सबसे पहले आप इसको हल करिए, ठीक है, रोक करके, अब फिर हम बता रहे हैं उसको देखिए। तो 5005 आपको दिया है, तो किससे कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं क्योंकि 2 से तो कट नहीं रहा है। तो 5005 दिया है, जोड़े अंक तो 10 आएगा। अब 10 3 से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कट रहा है तो 3 के बाद सीधे 5 से चेक करेंगे। तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, एक बार 0 0 फिर एक बार। ठीक है, अब 5 से काटने के बाद ये 5 से नहीं कटेगा अभी, और 3 से 2 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि एक बार जब 5 से आपने काट दिया तो उससे छोटी संख्या से चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कटना होता तो पहले ही कट जाती अगर छोटी संख्या से कटना। तो अब 5 से अगर ये नहीं कट रहा है तो अब ये या तो 7 से कटेगा या 7 से बड़ी अभाज्य संख्याओं से कटेगा। 5 से नहीं कटा तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं जैसे 7 या 11 या 13 इनसे कटेगा। तो यहाँ पर अब हम सीधे 5 से नहीं कट रहा तो आप 7 से चेक करेंगे। 7 से चेक करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो अंक होता है ना इसका डबल कर दीजिए। तो 1 है तो 1 का दुगुना कितना आएगा, 2। अब ये जो 2 आ रहा है बची हुई संख्या में से घटा दीजिए। बची हुई संख्या कितना है, 100। 100 में से इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो 98 आएगा। अब देखिए कि 98 7 से कट रहा है कि नहीं। तो काटेंगे तो कट जाएगा ना,
7 एक कम 7, फिर 2 बचेगा 28, 7 चौक 28, ठीक है। तो कट रहा है तो 7 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा ये देखते हैं। कैसे चेक करना है? 7 से ऐसे चेक करना है, जो संख्या लिखी है उसमें लास्ट वाले अंक का डबल करके इसमें से बचे हुए अंक में से घटा दीजिए। तो 1 लिखा था, 1 का डबल 2 आया, 2 को मैंने इस बची हुई संख्या जो 100 बच रही है ना, 100 में से घटा दिया, 98 आया, 98 जो है कट जाएगा 7 से, तो ये पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, फिर 3 बचेगा ये, और ये 3 बचेगा और ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 1 21, 7 तरीके 21 हो जाएगा, तो 143 आ गया ये, ठीक है। अब देखेंगे ये किससे कट रहा है। तो 7 से हमने काट दिया, तो अब हम 7 से चेक करेंगे और उससे बड़े से चेक करेंगे, छोटे से चेक नहीं करेंगे। 7 से डिवाइड कर दिया ना, तो 7 से डिवाइड कर दिया तो अभी 143 जो आया है, या तो आप 7 से चेक करेंगे इसको, 7 के बाद फिर किससे चेक करेंगे? 7 के बाद हम चेक करेंगे अगली अभाज्य संख्या 11 से, 13 से, इनसे चेक करेंगे, 5, 2 और 3 से नहीं करेंगे अब हम। तो 7 से देखते हैं, तो 7 से क्या कहता है नियम कि इसका डबल करिए, इसका डबल कितना हो जाएगा? 6, 6 को इसमें से घटाइए तो ये आ जाएगा आपका 8, 8 7 से कट रहा है नहीं, तो ये पूरा संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अब 7 से नहीं कट रही तो 7 के बाद सीधे 11 से चेक करेंगे। 11 का नियम क्या होता है कि जो संख्या लिखी इसमें जोड़ा बनाइए, इधर से एक जोड़ा बन गया, आगे एक है जोड़ा नहीं बन रहा है तो आगे 0 लिख लीजिए। अब इन जोड़ों में से क्या करेंगे? हम घटाएंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो 4, इस 3 में से इस 4 को घटाइए, इधर से घटाइए ऐसे, 3 में से 4 घटाएंगे -1, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 1 और -1 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। तो अगर जोड़ने पे इस तरह से जोड़ा बना ले, और बनाने के बाद अगर इन जोड़ों का जो अंतर आ रहा है उन अंतरों को जोड़ें, जैसे इसका 4 और 3 का अंतर -1 आया, इधर से हमने 3 में से 4 घटाया -1, तो फिर 1 में से 0 घटाया 1 आया, इन दोनों अंतरों को जोड़ा 0 हो गया। अगर ये 0 आ रहा है, अंतरों को जोड़ना, जो अंतर है उसको जोड़ने पे आंसर 0 आ रहा है, या फिर 11 का गुणा, 11 का गुणा मतलब जैसे 11 या 22 या 33 या 44 आ रहा है ना, मतलब जो अंतर का योगफल, जो अंतरों को जोड़ने के बाद जो आ रहा है, अगर वो 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो 0 आ गया, 0 11 से कटेगा तो ये संख्या भी 11 से कटेगी। तो 11 से भाग देंगे, कई बार जाएगी? एक बार, बचेगा यहाँ पर 3, 33 हो गए, 11 या 33। अब 13 भाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगी। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5005 के कितने? 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या है? 7429। तो सबसे पहले इसे हल करें। हल करने के बाद अगर जब आपका हल हो जाता है तो फिर देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम संख्या को लिखेंगे 7, 4, 2 और 9, ठीक है। अब देखेंगे ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो ये 3 से चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7, 4, 2, 9 है, 9 उड़ जाएगा, 4, 2, 6 ये कट जाएगा, लेकिन ये 7 नहीं कटेगा 3 से, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कट रही। तो न तो 2 से कटा न तो 3 से। अब चेक करेंगे 5 से, 5 के लिए आखिरी में 0 या 5 चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटा। 7 से चेक करते हैं, तो 7, 4, 2, 9 है, तो 7 से चेक करने के लिए इसका डबल करिए, इसका डबल कितना आएगा? 18, 18 जो बच गया उसमें से घटा देते हैं, तो 18 इसमें से घटाएंगे तो 12, 4 बचेगा, 2 और 7। अब इसको देखना है 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर और आसान करना चाहते हैं तो वही स्टेप फिर से दोहराइए, जो आया इसमें ये जो है इसका डबल करिए, 8 आएगा, 8 को इसमें से घटा लीजिए, जो बच रहा है उसमें से 8 को घटा लीजिए। देखो 4 का डबल किया 8, 8 को जो बचा उसमें से घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12, 4 हो गया ये, और ये आपका हो गया 6, 64, 64 7 से कटेगा नहीं कटेगा। 64 जब 7 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, तो 7 से भी नहीं कट रही है, न तो 2 से कटी, न तो 3 से, न तो 5 से, न तो 7 से कटी। अब 11 से चेक करेंगे। 11 के लिए क्या बताया गया आपको कि 7, 4, 2, 9 जो है इसमें जोड़ा बनाइए, इधर से 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब इस जोड़े का अंतर निकालिए, तो 9 में से 2 घटाइए, इधर से ऐसे घटाइए, 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आएगा, और इस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब 3 और -7 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा -4। अभी -4 जो है 11 से कट नहीं सकता है, 11 से नहीं कट सकता, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, तो 11 से भी नहीं कट रही है। 11 के बाद आप किससे चेक करेंगे? तो 13 से चेक करेंगे। 11 के बाद 13 से चेक करेंगे, ठीक है। 13 से कैसे चेक किया जाता है? इसका ये जो संख्या 9 लिखी है इसका आप क्या कर लीजिए, इसमें 4 से गुना कर लीजिए,
4 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, इसमें 4 से गुणा करिए। अब 13 से चेक करने का नियम क्या है कि जो अंक आखिरी वाला इसमें 4 से गुणा करिए तो 36 हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसमें जोड़ दीजिए, तो कितना बचा हुआ है 742, इसमें 36 जोड़ लीजिए। जैसे ही 36 जोड़ेंगे हाँ 4 से गुणा करने पे 36 हो रहा, 9 है, 9 में 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36। 4 गुणा कर लेना हमें, जो संख्या लिखी है आखिरी वाली उस संख्या में 4 से गुणा कर लेंगे, जितना आएगा उसको बाकी बचे हुए में जोड़ देना है। 742 बचा, इसमें 36 जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, और ये 4 3 7 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। फिर से इसको अगर आप चाहें तो 8 है, 8 का 4 गुना करिए, 8 चौक को 32, अब 32 को ये जो बचा हुआ है 77, इसमें 32 जोड़ लीजिए, 9 हो जाएगा ये, और ये 7 3 10 हो जाएगा। अब 109 आ रहा है। अब देखिए कि क्या ये 109 13 से कट रहा है तो 13 से भाग देंगे तो 13 से ही नहीं कटेगा। जब 13 से आप भाग देंगे तो 13 से नहीं कटेगा। अगर ये 13 से नहीं कट रहा है, अच्छा ये अगर आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो तो यही चेक कर सकते हो कि जो 7 7 8 आया है 13 से कट रहा है कि नहीं है। तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, फिर 7 5 12 128 होगा, चेक कर लेंगे कट रहा है कि नहीं। तो 13 से नहीं कटेगा ये। अब 13 से नहीं कट रहा है तो 13 के बाद किससे चेक करेंगे 17 से तो 17 से भाग दीजिए। तो 17 से चेक करने का मतलब 7429, इसमें 17 से भाग दो, 17 × 5 = 85 हो जाता है। तो 4 बार जाएगा लगभग, ठीक है। तो 4 बार जाएगा तो 17 × 4 7 चौक 28, और 4 1 कम 4 2 68 आ रहा है ना, 17 चौक को 68। कितने बच रहे हैं आपके 14, 14 में से 8 गया तो 6, और ये 2, 17 32 17 34 17 3 51, 3 बार जाएगा 51 आएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये 1 यहाँ से कितना उतर जाएगा 9। तो अब ये जो है कि पूरा कट जाएगा ही। 17 9 कितना 17 17 7 119 होता है। तो 17 7 119 ये पूरा कट रहा है 17 से। तो 17 से सीधे कटेगा, 17 से काटेंगे तो आएगा कितना आपका 437। 17 से डिवाइड कर रहे हैं, इतनी बार में कट रहा है, ठीक है। हाँ अब ये किससे कटेगा 437। अब देखिए यही है, अब ये चीज़ काम में आएगी। हमने क्या कहा था कि जब छोटी जिस संख्या से काट दिया उसके आगे फिर उसी संख्या से चेक करेंगे या उससे बड़ी संख्याओं से चेक करेंगे। तो 17 से डिवाइड कर दिया तो आगे जो है, अब देखो इनसे तो कट ही नहीं रही थी ना, ये तो ना तो 2 से कट रही थी, ना तो 3 से, ना तो 5 से, ना तो 7 से, ना तो 11 से, ना तो 13 से। तो इनसे तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, नहीं कट रही थी। तो जब ये नहीं कट रही थी तो ये भी नहीं कटेगी। 74 29 ये वाली संख्या नहीं कट रही थी इनसे, तो ये भी नहीं कटेगी। ये किससे कटी है 17 से ना। तो जो ये अब आई है ये या तो 17 से कटेगी, और 17 से अगर नहीं कट रही है तो 17 के आगे 19 से कट सकती हो सकता है, या फिर 23 से कट सकती है। मतलब आप बड़ी संख्याओं से चेक करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे कि फिर से चेक करें कि 5 से कट रही है कि नहीं, 2 से कट रही है कि नहीं, 3 से कट रही है कि नहीं, ये सब नहीं करना है। 17 से डिवाइड कर दिए, तो आप जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो 17 से या फिर 17 से बड़ी संख्या से करना है, ठीक है। शुरू करते हैं तो यहाँ पर कि नहीं, तो 437 है, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा। तो बच कितना रहा है 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और ये 7, ये नहीं कटेगा। 97 13 से नहीं कटता है, और 17 से 97 नहीं कटता है। तो इसका मतलब अभी 17 से नहीं कट रहा है, ये वाली संख्या 17 से नहीं कट रही है। तो 17 के बाद 19 से चेक करिए, 437 19 से करिए भाई, 19 दूना 38 हो जाएगा, और ये बच कितना रहा 13, 13 में से 8 गया तो 5 और 7, 13 से 19 का 19 दूना 38, 19 3 57, 19 3 57 होगा। हाँ तब ये 19 3 बार में कट जाएगा, 2 19 3 57, ये कट रहा है। तो अब ये 19 से कट रहा है सीधे, तो 19 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 19 से कटेगा 23 बार में। तो 23, अब 23 अभाज्य संख्या है तो ये 23 से ही कटेगी। तो इसका गुणनखंड जो है 7429 का ये आ जाएगा 17 19 और 23, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये जो बातें हम बता रहे हैं कि जिस संख्या से आपने चेक कर लिया है अगर उससे नहीं कटी तो वापस उससे नहीं कटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उससे बड़े नंबर से ही चेक करना है। हाल के दूसरे प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। मतलब जो हमें युग्म दिए, जोड़े जो दिए हुए हैं, इन जोड़ों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
और चेक करके बताना, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्याएं दी हैं इनका अगर हम गुणा करते हैं तो ये उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएंगी। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं ना। तो हम लिखेंगे 26 और इसका 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ठीक है, सबसे पहले अभाज्य गुणन 26 के क्या हो जाएंगे, तो इस तरह से आप 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 बार में, 13 से कटेगा एक बार में, तो हो जाएगा 2 × 13। ठीक है, और 91 का, तो 91 को देखें 91, तो 3 से कटेगा पहले ही 3 दूना की 6, 3 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है ना, 7 से, तो 13 बार में कटेगा, फिर ये 13 से कटेगा, तो इसका आ जाएगा कितना, 7 × 13। तो जब हम इसके एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ किसका, 26 का और 91 का, तो कितना आ जाएगा, जो कॉमन होगा वही ना, पावर इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो 13 की सबसे छोटी घात लेंगे, तो 13 के घात 1, 13 के घात 1, 13 के घात 1, मतलब आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, और जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 26 और 91 का, तो जो कॉमन है वो उसकी बड़ी घात तो लेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, 7 के पावर 1, 13 के पावर 1, कुल मिला के 7 दूना 14, 14 × 13। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ठीक है 182 आ जाएगा, 182। अब हमें जांच करनी है, तो जांच में हम क्या करेंगे, जांच में सबसे पहले लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, 26 है और 91 है, तो गुणा करेंगे इसका, 91 × 26 करेंगे, 6 कम 6, 9 छंग 54 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 6 8 5 13 और ये हो जाएगा 2, तो 23 6 6 आ रहा है ना, 2 3 6 6 आ रहा है। ठीक है, फिर एचसीएफ × एलसीएम करिए, एचसीएफ × एलसीएम करिए, तो एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182, इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 13 में 182 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना के 6। ठीक है 3 दूना के 6 हो जाएगा, 8 3 24, 3 1 कम 3 2 5, फिर ये 2 8 और ये 1 6 6 3 और 2, वही चीज़ आ रही है। कितना आ रहा है गुणा करने पे 2366। तो हम कह सकते हैं क्या कि अस्पष्ट है, देखें अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि अस्पष्ट है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम, ये चीज़ आ रही है हमारी, ये लाइन हम नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद, ठीक है, एचसीएफ जैसे यहाँ पर 13 और यहाँ पर 182 आ गया, तो पहले हम दोनों संख्याओं का गुणा करके देख लेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणा, जैसे 26 और 91, 26 और 91 का गुणा कितना आ रहा है, तो 2366 आ रहा है। फिर एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले, तो एचसीएफ 13 आया है, एलसीएम 182 आया है, तो इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा भी कितना आ रहा है 2366, मतलब 2366 आ रहा है, दोनों एक बराबर आ रहे हैं, तो बस ये चेक हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो पहले प्रश्न को देखने के बाद अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या देखा हमें, 510 और 92। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 के आप कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के तो 2 से डिवाइड होगा 2 बार में, और फिर उसके बाद जो है ये 5 बार जाएगा और फिर 5 बार। अब ये किससे डिवाइड होगा, देखेंगे ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से देखते हैं, 5 5 10 2 12, 3 से हो रहा है क्योंकि 12 आ रहा है, तो 12 3 से कटेगा, पूरा 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 8 और फिर 5 85 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो 8 और 5 8 5 13 हो रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा है, तो फिर किससे काटेंगे आप सीधे 5 से डिवाइड होगा 17 बार में, 17 फिर 17 से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी तरह से इसके भी निकालेंगे 92 के। ठीक है, तो 92 के 2 से काटेंगे 4 बार 6, फिर 2 से काटेंगे 23, फिर 23 से कटेगा एक बार,
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो ये है 510, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17, इतना लिखा जा सकता है 510। 510 के बाजी गुणनखंड हो गए। उसी तरह से जो हमारा 92 है, ठीक है, 92 का आ जाएगा 2 × 2 × 23, जिसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 × 23। अब हमें निकालना है HCF, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका, 510 और 92 का। तो कैसे निकालते हैं HCF? HCF में कॉमन चेक करते हैं, 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, बस 2 वाला कॉमन है, ये 2, यही कॉमन दिख रहा है, ठीक है, यही कॉमन। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ 2 की पावर 2 है। तो HCF में छोटी पावर लेते हैं, मतलब 2 की पावर 1, मतलब 2 आएगा। LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 510 और ये 92। LCM कैसे निकलता है, तो जितने भी फैक्टर आते हैं उन सभी फैक्टर की मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 आया है, कॉमन है, इसमें अधिकतम घात 2 की कितनी है, 2 की घाते 2 है, ये 2 की घाते 1 है, तो बड़ी घात 2 की घाते 2 होगी, तो 2 के घाते 2 लिख लेंगे। फिर ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, 3 हम लिख लेंगे, जितना है उतना लिख लेंगे। फिर 5 भी है, 5 भी लिख लेंगे। और फिर जो है 17 है और 23 है, 17 × 23, ठीक है। तो जब सबका मल्टीप्लाई होगा तो ये जो LCM है, ये LCM आपका आ जाएगा 23,460। जब हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप देखो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 12, 12 × 25 60, फिर इनका गुणा करेंगे तो टोटल इतना आएगा। अब हमें जांच भी करनी है, तो HCF आ गया तो LCM आ गया इतना, जांच करेंगे। तो जांच के लिए क्या करना है, पहले हम करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो पहली संख्या कितनी है, 510 है, पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92। तो 510 में 92 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 0 2 5 दूना 10, 0 9 45, 0 2 9 6 और 4 आएगा। तो जब 510 में 92 से गुणा करेंगे 46 और जो है 920 ना, ये आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, HCF × LCM भी करना है हमें। HCF कितना आया है, 2, और LCM कितना आया है, 23 4 और 6 0, ये आया 23,460। गुणा करेंगे 0, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1 आएगी, फिर 4 दूना 8 1 हासिल 9 हो जाएगी, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो लौसा और मौसा का गुणा है वो 46,920 आ रहा है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा भी 46,920 आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, अतः हम कह सकते हैं कि HCF × LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। ये हो गई जांच इसकी। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 336 और 54 ये दिया हमको, तो अब इसके भी हम सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। 336 के हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 1 बार, फिर 6 बार, और फिर 8 बार, फिर 2 से कटेगा तो 8 और 4, फिर 2 से काटेंगे 4 और 2, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1। अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 54 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 7 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 से काटेंगे 1 बार। तो हमारे पास 336 के फैक्टर, तो 336 के बाजी गुणनखंड होंगे 54 के हो जाएगा। तो HCF जो होगा 336 और 54 का, ये कैसे निकालेंगे, तो कॉमन जो होगा उसको लेंगे। तो कॉमन इसमें 2 है और कॉमन इसमें 3 भी है, तो 2 जो कॉमन है उसकी छोटी पावर लेनी है। तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 लेंगे, इंटू यहाँ 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 आएगा। तो 2 × 3 6 हो जाएगा। LCM निकालेंगे 3 3 6, 5 4। कैसे निकलेगा इसका,
तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी बड़ी पावर, तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा, इनटू में 7 जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे। तो ये हो जा रहा है 8, 2 के पावर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इंटू 7, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3024 आएगा। अब क्या करना है, जांच करनी है हमें। तो जांच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारे पास 336 है और गुणे 54 करना है, तो करते हैं 336 गुणे 54, 6 चौको 24, ठीक है 24, 4 तिया के 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 तिया के 12 1 13 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30, 5 तिया के 15 और 3 18, 5 तिया के 15 और 1 16, 4 4 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 18,144। अब हम करेंगे HCF इंटू LCM। तो HCF हमारे पास 6 है, LCM जो है 3024 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3024 में 6 का, 6 चौको 24, 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, और फिर ये 14 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 18 1 और 4 4 मतलब 18,144। तो हम कह सकते हैं क्या, जांच करने पे हमें पता चला कि अतः हम कह सकते हैं कि जो HCF इंटू LCM है ये बराबर है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की, ये बराबर हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब 3 को देखेंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं क्या करना है इसमें। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें मसा और लसा ही ज्ञात करना है, HCF LCM ही ज्ञात करना, बस संख्याएं 3 दी हैं हमारे पास। अब 2 संख्या नहीं बल्कि 3 संख्याओं को निकालना है। 3 संख्याओं में भी वही नियम लगने वाले हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे जो संख्याएं दी उनका अभाज्य गुणनखंड 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो 12 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसे करेंगे 12, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, तो 2 2 और 3 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। फिर 15 है तो सीधे सीधे 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 ऐसे बोल सकते हैं इसको। फिर 21 है तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, तो 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। HCF निकालना है हमको किसका, 12 का, 15 का और 21 का। तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसको देखते हैं। तो कॉमन बस देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 संख्या है, तीनों में जो कॉमन मिलेगा उसी को लेंगे। तो तीनों में कॉमन बस 3 है, यहाँ 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 तीनों में ये 3 जो है कॉमन है। ठीक है, अब जब कॉमन संख्या हमें मिल गई 3, तो इस कॉमन संख्या की सबसे छोटी पावर लेनी है। तो सबसे छोटी पावर क्या, सब पावर सेम ही है, 1 1 1 है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, जब LCM निकालेंगे हम 12, 15 और 21 का, तो फिर हमें जो कॉमन नहीं है उसको भी लेके चलना है। तो 2 के पावर 2 है, इसको लेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 हमें मिला था इंटू 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, इस तरह से हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 यहाँ के 15 गुणे 7 हो जाएगा, 15 चौक को 60 और 15 चौक को 60, 60 छंग 42, 420 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका LCM 420 और HCF 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला सवाल है इसका जब हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, 17, 23 और 29। ठीक है,
ये तीनों अभाज्य संख्याएं 17, 23, 29 तीनों अभाज्य है, तो इनका मस जो होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका मस 1 आता है, तो तीनों अभाज्य है इसलिए मस 1 हो जाएगा और लस तीनों का गुणनफल हो जाएगा। जब HCF निकालेंगे तो तीनों अभाज्य संख्याएं 17, 23, 29 तीनों अभाज्य हैं, तो अभाज्य संख्याओं का ये सारी चीज़ें हमने बेसिक में बता दी हैं। बेसिक में बताया गया है कि जब अभाज्य संख्याएं में दी रहती हैं तो अभाज्य संख्याओं का जो मस होता है वो 1 होता है और लस जो होता है उनका गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ भी अभाज्य संख्याएं दी हैं, तो अगर डायरेक्ट बोले तो मस तो 1 हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा, लेकिन LCM क्या हो जाएगा 17, 23 और 29 का गुणा। फिर भी अगर वैसे ना करके ऐसे करें तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 का गुणनखंड 17 को 1 गुणे 17, 23 का 1 इंटू 23 और 29 का 1 इंटू 29 होगा। तो HCF में कामन लेते हैं तो कामन क्या मिल रहा है, HCF किसका 17 का 23 का और 29 का कामन क्या मिल रहा है 1, तो HCF 1 हो जाएगा। LCM 17 का 23 का और 29 का, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो तीनों एक तो है तो 1 गुणे फिर 17 लिखोगे फिर 23 फिर 29, तीनों का वही बोला जा रहा था कि तीनों का गुणा आएगा, गुणा करेंगे तीनों का तो आंसर आएगा 11, 33, 9 ना 11339 आएगा इसका आंसर LCM। यहाँ देखते हैं तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 के पावर 3, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 3 के पावर 2 और 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5 मतलब 5 के पावर 2। HCF जब निकालेंगे तो HCF किसका 8 का 9 का 25 का, ठीक है 8, 9, 25 तो कामन लेंगे, कामन इसमें कोई नहीं है, जब कामन कुछ ना हो तो कामन 1 हो जाता है, तो यहाँ कामन 1 हो जाएगा तो HCF 1 आ जाएगा। कोई संख्या कामन नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है लेकिन ऊपर के दोनों में नहीं है, तो कुछ भी कामन नहीं है तो HCF 1 आ जाएगा। LCM क्या हो जाएगा 8 का 19, 9 का और 25 का, तो जितनी संख्याएं हैं सबका गुणनफल कर लेंगे, तो 2 के पावर 3 है 2 के पावर 3 ले लेंगे, 3 का पावर 2 भी हो जाएगा, 5 के पावर 2 तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 218 हो जा रहा है ना, 18 और 00 1800 आएगा, ठीक है 1800 आएगा इसका LCM। तो इस तरह से सवालें हैं जो कि हमें प्रश्न नंबर 3 में दे रखी हैं, इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306 और 657 इसका HCF 9 है और LCM आपको निकालना है कि इनका LCM क्या होगा। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें ज्ञात है या क्या चीज़ें दी हुई हैं, गिवन डेट ना, इंग्लिश में आप बोलोगे गिवन डेट, क्या हमें दे रखा है, तो हमें देखिए ये HCF दिया है, HCF किसका 306 और 657 का 9 दिया है। अब ये HCF किसका दिया है 306 और 657 का, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं हैं हमारे पास, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है और LCM भी हमें इन्हीं का निकालना है, तो जिसका HCF दिया उसी का LCM निकालना है। इसका मतलब ये संख्याएं हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या होंगी, तो पहली संख्या हमें क्या दे रखी है, पहली संख्या हम कह सकते हैं कि 306 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी कितनी 657। हम सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या है कि जब भी हम HCF इंटू LCM करते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होती है। अगर मुझे LCM निकालना पड़ गया तो मैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा के HCF कर सकते हैं हम। आप बताइए कि अगर मुझे LCM चाहिए सूत्र के हिसाब से, अगर चलिए ये सूत्र है हमारा, तो सूत्र के हिसाब से चले तो LCM मुझे चाहिए 306 और 657 का। अब पहली संख्या में तो हम सूत्र पे रख देंगे, पहली संख्या हमारे पास कितनी है 306, दूसरी संख्या 657 और नीचे HCF कितना है 9 से इसको डिवाइड करिए, कट जाना चाहिए,
9 त्रिक 27 बच जाएगा 3 36, 9 चौक को 36, तो ये आ रहा है आपका 34 और उसमें गुणा कितना करना है 657 का। तो 657 में 34 का गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो गुणा करते हैं। तो 7 चौक 28, 2 बचा, 5 चौक को 20, 2 22 और 6 चौक को 24, 25, 26 गुणा करेंगे 4 से। 3 से 7 तरीके 21, 5 तिया के 15, 16, 17 और 6 तरीके 18, 18 1 19, 8 3 और 7 6 13। ठीक है, 9 2 11 1 12 और ये जो है 1 और 1 2, तो आ रहा है हमारा आंसर जो है। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो होगा 306 और 657 का वो आ जाएगा 22 33 8, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इस प्रश्न का। इससे हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हमारा आ गया 22,338। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसा प्रश्न हमने पहले उदाहरण में भी कर रखा है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, तो बताया गया आपको कि ऐसे प्रश्न जिनमें आपसे पूछ दे कि क्या कोई संख्या शून्य पे समाप्त होगी, तो हमने आपको बताया था संख्या शून्य पे तभी समाप्त हो सकती है अगर कोई संख्या है, मान लीजिए जैसे 650 है, ये 0 पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब इसको 65 गुणे 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब 65 गुणे 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है, 10 को 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है। तो अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब उसमें 10 से गुणा किया होगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई है मतलब 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का जब आप भाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 का होना चाहिए। अगर 2 गुणे 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा तभी वो 0 पे समाप्त हो सकती है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि जिस संख्या की बात कर रहा है, जैसे 6 के घातीय n का, तो 6 के घातीय n में 2 गुणे 5 का गुणनखंड है कि नहीं। अगर 2 गुणे 5 का गुणनखंड 6 के घातीय n में आ रहा है तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का एक गुणनखंड हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। शून्य पर समाप्त होती है, तो हम वही चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे संख्या जो है 6 के घातीय n का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 के घातीय n का, तो 2 गुणे 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, पावर n है तो n लगाएंगे, 2 के पावर n आ जाएगा, 3 के पावर n आ जाएगा। अब इसमें चूंकि 6 के घातीय n में 2 गुणे 5 का गुणनखंड नहीं है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 6 के घातीय n ना अंक, संख्या 6 के घातीय n के किसी प्राकृतिक मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हमारा जो है ये प्रश्न इस तरह से हल होगा। प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं हम क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन करना है हमें कि ये जो दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर ये 7 × 11 × 13 + 13 ना ए, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये जो नंबर है, ये दोनों संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं क्यों है ये हमें समझाना है। तब देखिए बात समझिए, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक भिन्न गुणनखंड हो, यही ना। तो अगर हम ये दिखा दें कि इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड है
और इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये संख्याएं भाज्य होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दी गई संख्या बराबर क्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब दोनों में देखिए 13 कॉमन है, बीच में प्लस लगा है ना, तो ये पूरा एक नंबर हो गया, ये पूरा एक नंबर हो गया, ठीक है। बीच में प्लस हो गया तो इधर एक नंबर हो गया, एक नंबर इधर। अब इसमें दोनों में 13 हमको मिल रहा है तो 13 हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ 7 बचेगा इंटू 11 बचेगा, 13 बाहर चला गया, प्लस यहाँ से 13 निकलेगा तो 1 बचेगा, बाहर हमने 13 निकाल लिया। अब ये गुणा करेंगे 77 प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा 13 13, ये 78 इंटू 13 हो जाएगा। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि 78 का जो है ना, ये तो 13 हो गया एक अभाज्य गुणनखंड, लेकिन 78 जो है ना, 78 की बात करें, ठीक है 78, तो ये 2 से काटेंगे इसको आप, मतलब इसके फैक्टर बहुत, ये भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि चूंकि 78 इंटू 13 के ना 2 से अधिक, अब क्यों 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, देखिए 78 गुणे 13 आया है ना, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं ये चेक करना है। 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे तो भाज्य संख्या हो जाएगी, 2 से अधिक गुणनखंड हुए तो वो संख्या भाज्य हो जाएगी। तो हमें ये चेक करना है, अब इसको हम देख लेते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं। तो एक गुणनखंड 13 हो गया, एक को 78 खुदे हो गया, उसके अलावा देखें तो 78 2 से कट रहा है तो एक गुणनखंड 2 भी हो जाएगा। फिर 8 7 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से, जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है वो 6 से भी होगा, 13 से होगा। तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 78 गुणे 13 को काट रहे हैं। जब 78 गुणे 13 को 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, और जब इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये भाज्य हो जाएंगी। तो हम कहेंगे वही कि 78 गुणे 13 के 2 से अधिक भिन्न गुणनखंड हुए ना, भिन्न गुणनखंड होंगे, इसलिए संख्या क्या दी थी 7 गुणे 11 गुणे 13 ये दिया था, प्लस 13 एक भाज्य संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। क्यों, क्योंकि 78 गुणे 13 जो है वो इसी को तो हल करने पे आया है, इसी को हल करके 78 गुणे 13 लाया, तो ये अगर भाज्य है तो ये भी भाज्य हो जाएगी, क्योंकि यही है जो कि इसको हल करने पे ये आ रहा है। इसी तरह से उस प्रश्न को भी करेंगे, ठीक है। दूसरे प्रश्न में भी हमें यही देखना है। तो हमारे पास दी गई संख्या, ठीक है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। अब इस प्लस को देखिए, इस प्लस के इधर ही पूरा एक नंबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो गुणा करेंगे तो सब एक नंबर आ जाएगा, इधर एक नंबर है। और इसमें 5 इधर दिख रहा है तो 5 इधर भी दिख रहा है, तो ये 5 कॉमन हो गया। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लेंगे, ये पूरा, ये 5 निकल चुका है इसमें से, तो हमने 6 5 को नहीं लिखा है, प्लस 1 5 बाहर चला गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो पूरा अगर देखें तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे 1008 आ रहा है, प्लस 1 इंटू 5, तो 1009 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है 1009 गुणे 5 आ जाएगा ये, सही है। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे 1008 आएगा, प्लस ये 1, तो 1008 प्लस ये 1 जो एक मिला के 1009 हो गया, तो 1009 गुणे 5। अब ये पूरा 1009 तो अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो 2 अभाज्य संख्याएं होंगी साथ में, एक से भी एक कटेगा, तो ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या किससे किससे कटेगी, 1 से, 1009 से कटेगी और 5 से कटेगी, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए इसके। तो हम कह सकते हैं क्या, चूँकि 1009 गुणे 5 के 2 से अधिक भिन्न गुणनखंड हैं, इसीलिए अब 1009 गुणे 5 जो है किससे आया है, इससे आया है, तो हम कह सकते हैं इसलिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, ये हमने कर लिया।
तो ऐसे सवालों को इसी तरह हल करना है। जब भी कहे कि दिखाइए कि एक भाज्य संख्या है, तो हमें उस संख्या को थोड़ा सॉल्व करके हमें बस ये साबित कर देना उसमें, या ये चीज़ दिखा देनी कि उसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। जब हम ये दिखा देंगे कि उसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो वो संख्या को हम कह सकते हैं कि वो संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, प्रश्नावली के अब हम आखिरी सवाल को देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 7 को। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कोई खेल का मैदान है, अब इस खेल के मैदान के चारों तरफ, यहाँ पर खेल का मैदान है तो इसके चारों तरफ इस तरह से वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? तो मान लीजिए वृत्ताकार जो मार्ग है, ठीक है, मान लीजिए दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, दोनों जो है सोनिया और रवि दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि अगर सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, ऐसे घूमने में एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, तो फिर कितने समय बाद दोनों फिर से यहाँ पर मिल जाएंगे? कितने समय बाद फिर से जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था वहीं पे वो फिर से कब मिलेंगे? ऐसे भी सकते हैं जैसे सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट, तो रवि तेज चल रहा होगा। अगर तेज चल रहा होगा तो ये फिर आगे आगे चलेगा और ये थोड़ी पीछे रहेगी। तो अब ये चलते रहेंगे तो कुछ राउंड लगाएंगे तो हो सकता है कि ये दोनों यहाँ पर, मतलब कुछ राउंड के बाद यहाँ पर ही मिलेंगे। अब ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं? सीधी बात करते हैं कि इन प्रश्नों को हल क्या कब करेंगे? तो जब भी किसी घटना को पुनः एक साथ घटने की बात कर जाए ना, कोई संख्या दोबारा एक साथ कब होगी ये पूछे ना, कि कब होगी कोई घटना एक साथ हुई और उस घटना को फिर से एक बार होने के लिए, पुनः होने के लिए, या पुनः कब होगी ये बताना पड़ जाए, तो उस केस में हम एलसीएम लेते हैं। और या फिर हमें कभी भी प्रश्न में छोटी संख्या पूछ दे ना, छोटी संख्या पूछ दे ना, तब भी हम क्या कर देते हैं? एलसीएम लेते हैं। इन दोनों केस में हमें क्या करना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। तो हमें भी पूछ रहा है कि सोनिया और रवि दोबारा फिर से कब मिलेंगे उसी जगह पे। तो जब भी दोबारा एक साथ घटना के फिर से होने की बात की जाए तो हमें एलसीएम लेना चाहिए। तो एलसीएम लेना चाहिए, तो हम भी इस प्रश्न में क्या करेंगे? दोनों का मतलब सोनिया जो 18 मिनट ले रही है चलने में और रवि जो है कि 12 मिनट चलने में लग रहा है उसको समय, तो ये दोनों के समयों का मसा ले लेंगे ना। सोनिया और रवि के एक चक्कर पूरा करने में लगे समय का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे हम, तो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, इसको 12 मिनट, तो 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 18 के बाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 के पावर 1 3 के पावर 2 ना, 3 3 के 9 दूना 18 हो रहा है ना। अब 12 को करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 3 के पावर 1। तो एलसीएम जो होगा हमारा 18 और 12 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो बड़ी पावर लेंगे। तो यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 2 लेंगे। यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 2 9, 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद जब भी वो चलना शुरू करेंगे तो उनके चलने के 36 सेकेंड बाद वो पुनः फिर से वहीं पे मिल जाएंगे, जहाँ से उन्होंने चला था वहीं फिर से वापस आकर मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जिनमें किसी घटना के फिर से एक साथ होने की बात कर दे या कह दे कि वह छोटी संख्या बताइए, तो जब भी ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य हमको प्रश्नों में मिले तो उस केस में हमें
एलसीएम लेना पड़ता है दी गई संख्याओं का। दी गई संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें उस प्रश्न का उत्तर पता चल जाएगा। तो ये है जो कि हमारी प्रश्नावली 1.1 थी, उसके सभी प्रश्न हमारे पास इस तरह से रहेंगे। अब आसान से आसान भाषा में बताने का प्रयास किया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हो सकता है कि सभी प्रश्न को हल कराने में बहुत ज़्यादा समय लगा हो, ठीक है, फिर भी तो ये हमारे जो है कि पूरे प्रश्नावली के प्रश्न हैं। अब 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, और कैसे हम सिद्ध करेंगे कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 न ETC, ये सारी संख्याएं जो हैं किस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, यही हमारा अगला टॉपिक हो।